नमस्कार। बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ दीक्षित। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच एक के बाद एक कई कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं। इस महीने यानी दिसंबर की बात करें तो अब तक विशाल मेगामार्ट से लेकर वन मोबिक्विक सिस्टम समेत कई दिग्गज कंपनियों के आईपीओ लॉन्च हुए हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो 26 दिसंबर तक करीब 9 कंपनियों के और आईपीओ आने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन से आईपीओ में दांव लगाया जाए और आईपीओ में निवेश करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी। अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तक पर। नमस्कार जी। और मुझे शो पर बुलाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। सर, पहला सवाल सर यही है कि डैम कैपिटल, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी और सनातन टेक्सटाइल, ये तीन आईपीओ आए हैं अभी। और इन तीनों में से आपको कौन सा आईपीओ अच्छा लग रहा है और इसका रीजन क्या है सर? बड़ा पेचीदा सवाल आपने पूछा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये तीनों कंपनी अलग अलग क्षेत्र की हैं। जी। तीनों का कारोबार अलग अलग है। और अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी की तुलना करने चाहोगे तो ये जो एक अंग्रेजी में कहावत है, आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करोगे, तो एक जी। सही मायने में ये उचित नहीं रहेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको छोटे छोटे इन कंपनियों के कारोबार के बारे में समझाना चाहता हूं, जिससे ठीक। कि आपको इसका आइडिया लग जाए कि ये क्या करता है। जी सबसे जी। पहले लेते हैं डैम कैपिटल। डैम कैपिटल कैपिटल मार्केट की एक कंपनी है जो आज के दिन आईपीओज और जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है जी। उसका एक मर्चेंट बैंकर है। ये आपके जो ब्रोकिंग एक्टिविटी है वो सब में ये काम नहीं करती। न जी। ये कोई वेल्थ मैनेजर है या वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है। अगर छोटे छोटे शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कैपिटल जुटाया करती है दूसरे के लिए, और वो करने के लिए इसे फी मिलती है। अब आए दूसरी कंपनी पे, जो आपका नाम है वेंटिव। वेंटिव एक कंपनी है जो मार्च 24 तक उसके पास पूना में कई सारी प्रॉपर्टीज थी, होटल चलाती है। और इसका जो मैनेजमेंट होता है, इंटरनेशनल कंपनीज इन होटल्स को मैनेज करती है। समूह के और जो कंपनियां हैं जिसमें कई होटल प्रॉपर्टीज भी है और रियल एस्टेट है जो भाड़े पे लगाया जाता है, एक एन्युटी इनकम आती है, वो भी ठीक। इस कंपनी में जुड़ी। पंचशील करके एक ब्लैकस्टोन की एक कंपनी है जिसे जुटाकर वेंटिव अब पब्लिक जा रही है। तो इसे आप कह सकते हैं कि एक हॉस्पिटैलिटी का ओनर है, होटल्स ओन करता है, और रियल एस्टेट जो भाड़े पे जगह कमर्शियल यूज के लिए दी जाती है उसका मालिक है। तीसरी कंपनी की अगर बात करें, सनातन टेक्सटाइल, ये एक टेक्सटाइल प्लेयर है। इसका 70% धंधा पॉलिएस्टर यान का है, 30% धंधा कॉटन यान का है। ये एक नया बड़ा एक्सपेंशन पंजाब में कर रहा है जो आने वाले 3 से 4 महीने में चालू होगा। इसके अलावा इसकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है बम्बई के पास, सिलवासा जो एक यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर इसकी यूनिट है। तो अब आप ही समझ सकते हो कि ये अगर आप तीनों को कंपेयर करना चाहें तो कहाँ कैपिटल मार्केट की कंपनी, कहाँ होटल वाली कंपनी, या कहाँ यान बनाने वाली कंपनी को ठीक। के बीच में आप कंपेयर कर सकते हो। और सर, तीनों के ही बिजनेस एकदम अलग अलग हो गए। तो अब वही है कि अगर तीनों में से किसी एक को अगर सेलेक्ट करना हो, किसी को, तो क्या किस तरीके से सेलेक्ट, ये देख ले कि कौन सा आने वाले समय में सेक्टर चल सकता है, किसमें पॉसिबिलिटी, उस हिसाब से सेलेक्ट कर लें आईपीओ। आ, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि इशू प्राइस क्या है और उसके सामने उसकी साइज ऑफ इशू क्या है, तो आपको शेयर मिलने की संभावना किसमें अच्छी है या किसमें खराब है। क्योंकि आपके पास में लिमिटेड पैसे हैं जो आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए सीमित पैसे से एक में अप्लाई करते हैं तो वो पैसे दूसरे इशू में काम नहीं आएंगे क्योंकि डेट्स सेम है। अब देखिए, अगर आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखते हैं तो मेरे ख्याल से जो एक
ट्राइड और टेस्टेड धंधा है वो है डैम कैपिटल का, जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि इसे कैपिटल लगता नहीं है, इसके पास कैश रिजर्व्स भी बैलेंस शीट में पड़े हैं, और कमीशन इनकम ये कंपनी कमाती है जब ये बिजनेस करती है या किसी के लिए पैसा जुटा के देती है। तो जी। अच्छा खासा बिजनेस है, यंग कंपनी है। अगर आप ऑपरेटिंग हिस्ट्री देखें, पेपर के ऊपर पुरानी कंपनी है, 20 साल से ज्यादा है, लेकिन एक उभरती हुई कंपनी है। हाल ही में जो आईपीओज आ रहे हैं उनमें कईयों में आपको इनका नाम दिखेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप निवेश कर सकते हो। दूसरी जी। है इन्वेंटिव, क्योंकि ये होटल के धंधे में है। होटल्स का कोविड के बाद में एक बहुत बड़ा विस्तार देखने को मिला है देश में, जिसे कहते हैं एक रिवेंज ट्रैवल हो रहा है। लोग बाग होटल में जाकर ठहर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जिसका बड़ा एडवांटेज इसको मिलेगा। इसके पास 3 प्रॉपर्टी मॉलदीव्स में भी है, जो पिछले साल विवादित रही थी। उनके कुछ कमेंट्स थे उनके पॉलिटिकल लीडर्स के तरफ से, अब वो काफी कुछ हद तक रिजॉल्व हो गए हैं। और हाल ही में उनके प्रेसिडेंट इंडिया भी आए थे प्रधानमंत्री जी को मिलने, और अब वापस जो परिस्थिति है वो सुधर रही है। तो ये एक दूसरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए निवेश करने के लिए, ये जी। समझते हुए कि इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तीसरी जो है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये यान बनाती है। और बांग्लादेश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं हाल ही में, पिछले 2 ढाई महीने से लेकर, तो विश्व भर में जो बांग्लादेश को एक स्टेबल सप्लायर मानते थे टेक्सटाइल गुड्स के लिए, अब एक प्रश्न चिन्ह बांग्लादेश के ऊपर लग गया है कि क्या मौजूदा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी को लेकर ये विश्व भर की कंपनियां उन पर डिपेंड कर सकते हैं। तो भारत जो एक माना हुआ खिलाड़ी है टेक्सटाइल में, उनकी कंपनियों को एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है वापस विश्व भर में एक टॉप स्थान लेने का। और सर आपने बहुत तीनों कंपनियों के बिजनेस के बारे में बता दिया, और व्यूअर्स को भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से किसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो इन तीन कंपनियों के बारे में हमने बात की, पर आने वाले दिनों में और भी काफी कंपनियों का आईपीओ आने वाले हैं। तो एक सवाल उसी पे है कि आईपीओ में जब इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको पैसा लगाने से पहले देख लेना चाहिए। देखिए, इसका मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको जवाब दूंगा, जी। जिससे कि निवेशक भी इससे कनेक्ट कर सके। पहले जब निवेश किया जाता था शेयर बाजार में, खास करके आईपीओ या प्राइमरी मार्केट में, तो ये देखा जाता था कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, जी। कंपनी क्या करती है, और इसमें आगे जाकर क्या ग्रोथ या कमाई हो सकती है। यही कारण होते थे निवेश करने के। अब जो होराइजन है इन्वेस्टमेंट करने का, वो महज 1 दिन से लेके 5 दिन का रह गया है। सभी जो निवेशक है वो एक फ्लिपर कैटेगरी, एक नया वर्ड इनके लिए बाजार में आ गया है कि लिस्टिंग गेन होता हो तो पहले दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, शेयर बेच कर निकल जाओ और उसी पैसे से दूसरी आईपीओ में अप्लाई करो। अक्सर देखा जाता है कि शेयर लगते नहीं, और जब लगते हैं तो जो पैसा मिलता है वो लेकर भागो, दूसरे में अप्लाई करो। ऐसे परिस्थिति में मेरे ख्याल से सक्सेस रेशो आईपीओ मिलने में काफी पुअर होता है। तो पैसे अगर आपको लिस्टिंग पे, ये पैसे अगर आपको शेयर मिल गया तो अच्छे बन सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। इससे बेहतर स्टाइल जो है, मान लीजिए आपको शेयर नहीं लगे और आपको कंपनी अच्छी लगी, तो जब उसका यूफोरिया 1 2 5 दिन के बाद कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो कई ऐसे शेयर हैं जो लिस्ट होने के बाद जो ऊंचाई को छूकर वापस गिरते हैं, तो आपको इशू प्राइस या उसके आसपास वापस वो शेयर मिलता है। वहां पर निवेश आप कर सकते हैं अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है और आपको ये समझ में आती है कि इस कंपनी में आगे जाकर इसका फ्यूचर
अच्छा है। तो ये जो ट्विस्ट है इन्वेस्टमेंट में, खास करके नए आईपीओज में, ये इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो एक सीमित वर्ग के लिए है, लेकिन कंपनी उसके बाद में हमेशा लिस्टेड रहेगी और आपको कई अपॉर्चुनिटीज कमाने का आगे भी जाकर मिलेगा। और सर जो अगला सवाल है, आपने काफी कुछ इस बारे में बताया है। अगला सवाल ये था कि किसी आईपीओ में पैसा लगाया, उसकी शानदार लिस्टिंग होगी और इन्वेस्टर को मुनाफा हो गया। अब ऐसा होने पर क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? अगर होल्ड करते भी हैं तो कब तक करें? ये भी थोड़ा सा जो इन्वेस्टर उनके एक सवाल रहता है दिमाग में। देखिए, आपका नजरिया इश्यू को लेकर आप ये डिसाइड कर लेते हैं जब अप्लाई करते हैं कि आपका नजरिया क्या रहना चाहिए। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया, शानदार लिस्टिंग हो गई, शेयर जी। बेच दीजिए, निकल जाइए। निकलने के बाद में हो सकता है आप ये सोचें कि इस भाव में नया निवेश इस शेयर में उचित नहीं है, या अगर आपको लगता है कि भाई शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, अगर मेरे को मौजूदा स्तर से थोड़ा सस्ता मिले तब मैं इसमें वापस निवेश करूंगा। आपका जो नया प्राइस टारगेट है, एक्सपेक्टेड एंट्री प्राइस है, वो भाव आए तब री एंटर कीजिए। लेकिन जब आपने सोचकर अप्लाई किया है कि आपको लिस्टिंग पर जो गेन मिलता है उसमें निकलना है, तो निकल जाना चाहिए। आपका मकसद चेंज मत कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक उदाहरण देता हूं आपको। टाटा टेक्नोलॉजीज की एक इश्यू आई थी, बड़ी शानदार लिस्टिंग हुई थी, 500 रुपए का शेयर 1400 पे लिस्ट हुआ, लेकिन आज भी 1.5 साल होने के बाद ये शेयर 1000 रुपए के ऊपर नहीं जा रहा। जी। जिसने 1400 में नहीं बेचा, उसको आज भी अफसोस हो रहा है कि उसने ये गलती क्यों की। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, जो आपने पहले दिन अप्लाई करते समय सोचा, उस पे खरे उतरिए, वही काम कीजिए जो आपने सोचा है। क्या देखना चाहिए इश्यू जब आपको लग जाता है, उसमें तीन चार चीज है। कंपनी किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र के मार्केट लीडर कंपनी कौन सी है, कौन कौन इसके कंपेटिटर हैं, कंपनी में ग्रोथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, जो पैसा जुटा रही है कंपनी, उससे केपेक्स करेगी या पुराने जो केपेक्स किया है उसका डेट रीपे करेगी, आगे जाकर कंपनी में क्या ग्रोथ दिख सकती है। अगर आपको सेक्टर अच्छा लगता है, कंपनी ग्रोथ के लिए पैसा जुटा रही है, ऐसे कंपनी में निवेश बनता है। लेकिन पुराना जो केपेक्स हो गया उसका डेट चुकाना है, प्रमोटर ग्रुप कंपनी को पैसा देना है, ये सब अगर अपॉर्चुनिटी है तो इससे आप दूर भी रह सकते हैं। शायद आपके लिए ये कंपनी लॉन्ग रन में पैसा न बनाए। तो सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो एग्जाम्पल से बताया है, इससे काफी लोगों को बहुत इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कब बेचना है और क्या करना है। और सर हमने आईपीओ की बात की है, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना चाहेंगे कि इस हफ्ते अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। आज भी गिरावट मार्केट में देखी जा रही है। तो काफी जब हम लोग लाइव करते हैं तब भी ये सवाल खूब आता है कि अब शेयर मार्केट अब कब संभलेगा और ऐसे कौन से ट्रिगर हो सकते हैं आने वाले दिनों में जिस जो बाजार को वापस तेजी के मूवमेंट पे ला सकते हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ सौरभ। जी। 13 दिसंबर, पहली बात, शेयर बाजार में फ्राइडे द 13th एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है, और जी। सुपरस्टिशन भी इस डेट के बारे में बहुत है कि इस दिन काफी महत्वपूर्ण घटनाएं, इंपॉर्टेंट प्राइस मूवमेंट होता है। इस बार फ्राइडे द 13th को बाजार पहले 1000 पॉइंट से ज्यादा बीएसई का सूचकांक गिरा था। उसके बाद में वो 1000 बढ़े और 800 पॉइंट और बढ़ा। गोरे की जो जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, उनकी उस दिन जमकर खरीदारी हुई, और लोगों को ये लगा शायद क्रिसमस की जो सांता क्लॉज रैली की बात बाजार में होती है वो शुरू हो गई है, और सोमवार से बाजार बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उस दिन के चार्ट्स देखते थे, तो इतनी बड़ी वोलेटिलिटी के बाद 1000 नीचे, 2200 पॉइंट, माफ कीजिए, 1200 नीचे, और करीब 2000 पॉइंट ऊपर बढ़ने के बाद में भी
चार्ट में वो रुचि, दिलचस्पी या पॉजिटिव ट्रेंड नहीं दिख रहा था। और उसके बाद देखा गया कि पांचों दिन जो इस सप्ताह के हैं उसमें बाजार में गिरावट हुई, और कम से कम 3 दिन ऐसे थे जहां पे 800 से 1000 पॉइंट बीएसई का सूचकांक और लटका और गिरा। ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं घबराहट है विश्व भर में, सिर्फ भारत में नहीं। और कुछ हद तक जो यूएस फेड ने 25 बेसिस पॉइंट की कट की, जो उम्मीद के मुताबिक थी, लेकिन साथ साथ ये कहा कि आने वाले 2025 के साल में महज 2 रेट कट ही होगी। इसने बाजार का जो कहता है ना कि गैस या हवा पूरी की पूरी निकाल दी। अब ऐसा लगता है कि शायद ये साल के जो 7-8 दिन कारोबारी दिन बाकी हैं, इसमें बहुत कुछ नहीं होगा। और अगले साल जब क्रिसमस की छुट्टियां मनाकर वापस निवेशक आएंगे और वो नया एलोकेशन लेकर आएंगे कि भारतवर्ष में कितना पैसा डालना है, बाकी दुनिया में कितना पैसा डालना है, तब जाकर बाजार में कुछ स्थिरता आएगी। भारत में एक बड़ा इवेंट रहेगा बजट, जो 1 फरवरी को पेश होगा। इसमें क्योंकि ये मौजूदा सरकार की पहला पूरा बजट होगा, उम्मीद जताई जाएगी कि ग्रोथ, रिवाइवल, इंडस्ट्री में एक कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए कुछ होगा। तो बहुत ज्यादा उम्मीद जताई जाएगी इस बजट पर। ये देखना होगा कि कहाँ तक सरकार इस पे खरा उतरती है। तो मेरे ख्याल से अच्छे समय आने में कुछ समय लग सकता है। बजट कुछ इंडिकेशन देगा इसका। और सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज है, जो बाजार में निवेशकों की संख्या 4 गुना 5 गुना मार्च 2020 कोविड के आने के बाद जो शुरू हुई थी, और ये जी। संख्या 5 गुना हो गई थी, इनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस है मंदी का। इनको अभी तक मंदी से मंदी में क्या होता है, क्या करना चाहिए, इनका एक्सपीरियंस नहीं है। और इन्होंने सिर्फ एक तरफा 3.5 साल 4 साल बाजार देखा है, जहां पे नॉन स्टॉप बाजार बढ़ा है। अब ये मंदी देखकर उनको भी एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है, जो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब तक आप तेजी मंदी दोनों का एक्सपीरियंस नहीं करें, आप एक मंझे हुए खिलाड़ी नहीं बन सकते। मेरे ख्याल से स्टॉक सिलेक्शन ऐसे समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको टारगेट्स रखने पड़ेंगे, अपसाइड के भी और नीचे के स्टॉप लॉस के भी। अगर आप स्टॉप लॉस रख कर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो बड़े नुकसान में आप आ सकते हैं। जी, तो सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए। जो नए लोग आए मार्केट में वो पहली बार मंदी देखने एक तरीके से। और सर आखिरी सवाल है इसी मार्केट के ऊपर ही है कि अब साल 2024 खत्म होने वाला है और साल 2025 शुरू हो जाएगा, तो ये 2025 शेयर बाजार के लिए कैसा रहने वाला है? और सर एक सवाल ये भी है किसमें में कि नए साल में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसपे इन्वेस्टर्स को दांव लगाना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर आप एक संक्षेप में मुझसे पूछे कि 2025 का साल शेयर बाजार के लिए क्या रहेगा, एक कठिन वर्ष रहेगा, टफ ईयर रहेगा। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इस साल जो आपने देखा था कि 30 35 40% की कमाई लोगों को मिली है, ऐसा अगले साल शायद न हो। आपको आपकी स्टॉक सिलेक्शन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और डिसिप्लिन के बिना आपकी कमाई नहीं होगी। क्या सेक्टर्स चलेंगे? मेरे ख्याल से सेक्टर तो कुछ हद तक शायद ये बजट के बाद भी क्लैरिटी आएगी। लेकिन जी। सेक्टर से बेटर ये होगा कि आप अलग अलग क्षेत्र में जो गिने चुने स्टॉक्स है उसको सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि इस बार ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहेगा कि एक सेक्टर के स्टॉक चल रहे हैं। पिछले साल आपने देखा, साल के शुरुआत में पहले 6 महीने में सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर, चाहे वो पावर क्षेत्र के हो, डिफेंस के हो या रेलवे को हो,
इनमें बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ था और लोगों ने जिन्होंने इसमें निवेश किया, अच्छी कमाई हुई। अब अगर आप देखें तो जो छोटे निवेशक हैं उनकी खरीदारी या ओनरशिप इन शेयरों में बहुत ज्यादा है। ओवर ओन्ड है ये शेयर, इसके लिए ये थोड़े से जिसे कहते हैं स्लगिश हो गए हैं, शेयर बढ़ नहीं रहे और इनमें एक दबाव सा बना हुआ है, कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर रहते हैं। जी। फार्मा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुझे लगता है कि काफी कुछ अगले साल आपको डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। कई सारे ऐसे शेयर हैं जिनमें आप फार्मा क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं और ये जो गिरावट है उनमें भी इस क्षेत्र में मजबूती देखी गई है। जी। और सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, आईपीओ हो और शेयर मार्केट हो, अगले साल भी मार्केट में क्या कुछ रहने वाला है और इससे इन्वेस्टर्स को काफी मदद मिलने वाली है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सर आपने बिस्तक को और हमारे व्यूअर्स को इतना समय दिया, अपने कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत जाते जाते सभी आपके दर्शकों को आने वाले 2025 के लिए शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि निवेशक अगले साल भी पैसा अवश्य बनाए।